साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपन पिछली क्लास में पॉलीमर पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉलीमर थे उनके बारे में बताया था। अब देखिए, आज अपन पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार का पॉलीमर होता है जिसको आप जानते हो रबड़। रबड़ भी दोस्तों एक प्रकार का जो होता है पॉलीमर होता है। देखिए, तो आज अपन बात करेंगे रबड़ की। चलिए देखिए दोस्तों, आपका जो ये रबड़ होता है, ये रबड़ प्राकृतिक भी होता है, नेचुरल भी होता है। और ये जो रबड़ है दोस्तों आपका, वो संश्लेषित भी होता है। यानी कि आपका रबड़ नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक का मतलब है इसका निर्माण है वो मानव के द्वारा किया जाता है और नेचर से अपने को प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधों से, उसे आप क्या बोलोगे? प्राकृतिक रबड़। सबसे पहले अपन दोस्तों आज बात करेंगे प्राकृतिक रबड़ की। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो देखो, रबड़ जो नेचर में पाए जाते हैं, जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, उनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और प्रत्यास्थता का गुण पाया जाने के कारण इन्हें बोला जाता है प्रत्यास्थ बहुलक। और मैंने आपको बताया था, जहां पर इलास्टोमर और फाइबर बताया था, उनमें अंतर बताया था कि रबड़ एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? इलास्टोमर्स होते हैं रबड़। इसका मतलब प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक का मतलब हुआ कि इनको आप खींच सकते हो और वापिस उसी स्थान पर लेकर आ सकते हो। और इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं दोस्तों, वो आपके क्या होते हैं? नरम होते हैं। अब देखो, अपने को जो रबड़ होता है प्राप्त, एक पेड़ होता है जिस पेड़ का नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस। ये जो हेविया ब्रेसिलियंसिस नामक पेड़ होता है, इसके द्वारा दोस्तों अपने को रबड़ की प्राप्ति होती है। और यह एक प्रकार का, जो जानते हो, गट्टा पारचा, इसको गट्टा पारचा बोलते हैं, गट्टा पारचा। उससे प्राप्त एक लेटेक्स के समान सफेद रंग का ये दूध या पदार्थ होता है। कौन? गट्टा पारचा। अब देखो क्या किया जाता है, रबड़ को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? जैसे ये कोई रबड़ का स्टेम अपने पास में, रबड़ का पेड़ है, उसका कोई तना है, इसमें क्या करेंगे अपन ने? इस प्रकार का कोई चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने पर क्या होगा? यहां से रबड़ है, समझ गए? यहां से अपन क्या कर लेंगे? बड़े बड़े कप लेके, और जो ये यहां पर एक दूध के समान पदार्थ निकलता है, उसको उन कप में एकत्रित कर लिया जाता है, जिसको बोला जाता है लेटेक्स या क्षीर। क्या करते हैं दोस्तों? रबड़ के जो पेड़ होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं, उनके तने होते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार का चीरा लगाते हैं। अब चीरा लगाने पर वहां से एक विशेष प्रकार का दूध के समान पदार्थ निकलता है, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? क्षीर बोला जाता है या लेटेक्स बोला जाता है। अब क्या करते हैं? इस लेटेक्स को अपने को डाइल्यूट करना है, इसको तनु करना है। अब क्या किया करोगे? इसमें H2 की मात्रा मिला दोगे, जल मिलाओगे। जल मिलाने पर ये जो आपका बना हुआ लेटेक्स होगा दोस्तों, इसको आप डाइल्यूट कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो? तनु कर सकते हो। और तब तक आपको तनु करते रहना है जब तक इसमें क्या हो जाए दोस्तों, जो रबड़ की मात्रा है वो 10 से 20% तक रह जाए।
तब तक आपको इसको वाटर के साथ में डाइल्यूट करते जाना है। अंत में क्या करना है, आपको इसमें एसिटिक एसिड मिला देना है। लास्ट में क्या करोगे, इसमें मिला दोगे आप एसिटिक एसिड, मिला दिया। अब देखना दोस्तों, यहां पर आपने पहले तो तनु किया, फिर बाद में क्या मिलाया आपने, एसिटिक एसिड मिलाया। और एसिटिक एसिड मिलाने पर जो रबड़ के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, स्कंदित हो जाते हैं, और स्कंदित होकर वो हो जाते हैं अवक्षेपित, यानी उनका हो जाता है कोएगुलेशन। स्कंदित होता है, कोएगुलेशन हो जाता है, और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार जो बना हुआ रबड़ होता है वो आप यहां पर प्राप्त कर सकते हो। अब देखना, रबड़ होता है वो एक प्रकार का जल में कोलाइडी विलयन का प्रक्षेपण होता है। रबड़ क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है रबड़ क्या है, किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो रबड़ होता है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है, और ये जो रबड़ होता है ये इसका जल में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। समझ गए मेरी बात को, यानी कौन सा रबड़, जो आपको इसका लेटेक्स प्राप्त हुआ ना दोस्तों, जो क्षीर प्राप्त हुआ है, ये क्या है, क्षीर रबड़ का, ये बना हुआ क्षीर रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है दोस्तों। और ये जो ऐसा रबड़ प्राप्त होता है इसको बोला जाता है क्रेप रबड़, इसको बोलते हैं क्रेप रबड़। तो दोस्तों ये अपन ने बात की रबड़ की, कि रबड़ को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखना, ये जो इसका विशेष उपयोग नहीं होता है इस रबड़ का, समझ गए। अब इसमें क्या किया जाता है, इसके भौतिक गुणों को सुधारा जाता है, और भौतिक गुणों को दोस्तों सुधारने के लिए रबड़ का क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि अधिक तापमान जब आप दोगे इसको, अधिक तापमान के देने पर क्या होता है, यह नरम हो जाता है, और कम तापमान पर क्या हो जाता है दोस्तों, भंगुर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपका जो रबड़ होता है वो इतना यूजफुल क्यों नहीं होता है दोस्तों, तो उसका रीजन ये होता है, एक तो बात करेंगे अपन उच्च तापमान की। उच्च तापमान पर आपका जो प्राकृतिक रबड़, लगभग उच्च तापमान की यहां पर जो कई साइंटिस्ट वगैरह है उन्होंने बताया है कि जो आपका उच्च तापमान होता है वो लगभग 353 केल्विन के ऊपर होना चाहिए, समझ गए। तो 353 केल्विन तापमान पर रबड़ क्या हो जाता है, आपका नरम हो जाता है। और 283 केल्विन से नीचे या 282 केल्विन से कम यदि टेम्परेचर होगा, और वहां पर क्या हो जाता है, आपका रबड़ भंगुर हो जाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ना तो ये उच्च तापमान पर अच्छा होता है, और ना ही आपका ये निम्न तापमान पर उतना अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा एक इलास्टिसिटी होती है, मतलब रबड़ को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसको आप क्या बोलते हो दोस्तों, प्रत्यास्थता बोलते हो। इसका मतलब है इसमें जो प्रत्यास्थता होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। इसके अलावा यह जो रबड़ होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक विलायक, कौन कौन से, जैसे आपका ईथर है, आपका बेंजीन है, पेट्रोल है, इन सब में ये रबड़ क्या होता है, विलेय होता है। तो तीन बातें बता दी मैंने कि उच्च ताप पर यह जो रबड़ होता है दोस्तों वो नरम हो जाता है, निम्न ताप पर यह रबड़ होता है वो भंगुर हो जाता है, इसकी प्रत्यास्थता कम होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक विलायक होते हैं, ईथर है, आपका बेंजीन है, उनमें ये क्या होता है, विलेय होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सीकरण क्रमक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनके प्रति ये प्रतिरोधक नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीकरण क्रमक होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधक नहीं होता है। आई बात समझ में। और इस प्रकार के जो रबड़ का उपयोग किया जाता है आपके बरसाती कोट है, शूज वगैरह बनाने में,
इस प्रकार के रबड़ का दोस्तों यूज किया जाता है, प्राकृतिक रबड़ का। चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है प्राकृतिक रबड़ है उसका संगठन और उसकी संरचना, उसका कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर। चलिए तो देखना दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का संगठन और उसकी संरचना क्या होती है। देखना दोस्तों अगला टॉपिक अपना, प्राकृतिक रबड़ का संगठन व संरचना, कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, आपका जो प्राकृतिक रबड़ होता है, ये जो आइसोप्रीन जानते हो आप, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन होता है दोस्तों 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, उसका होता है दोस्तों रेखीय बहुलक। आपका जो आइसोप्रीन होता है वो 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन का क्या होता है, रेखीय बहुलक होता है। इसमें आइसोप्रीन जो इकाई होती है वो आपकी होती है C5H8N, इस फॉर्म में होती है। अब जब आप क्या करोगे, आइसोप्रीन है इसका बहुलीकरण करवाओगे, बहुलीकरण कराओगे तो आपको प्राप्त होता है दोस्तों पॉली आइसोप्रीन, और प्राप्त हुआ जो पॉली आइसोप्रीन होता है वही दोस्तों आपका प्राकृतिक रबड़ होता है। देखना बात करते हैं अपन, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटाडाइन, इसका मतलब कितने कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और ये आपके 4। चलिए यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ हाइड्रोजन से पूर्ण कर दोगे इसकी वैलेंसी। चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा आपका, यहाँ आपका क्या होगा दोस्तों CH2 होगा। चलिए इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें कितने बॉन्ड बन रहे, केवल 3 ही बन रहे, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, एक H लगा दोगे। लगा दिया दोस्तों, ये होता है आपका आइसोप्रीन। आगे क्या करना है, इस आइसोप्रीन में आप कराओगे पॉलीमराइजेशन की क्रिया, बहुलीकरण की क्रिया करवाओगे। ये मैंने करवाई इसमें बहुलीकरण की क्रिया। तो देखो इसकी क्रिया करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुई। यहाँ पर मतलब है आपका रेडिकल बना या नहीं बना, बन गया। इधर भी आपका रेडिकल बना या नहीं बना, बन गया। अब दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा तो ये पाई बॉन्ड मान लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा एटम्स आके जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या बनेगा आपका, इसके एन अणु भाग लेंगे तो यहाँ पर CH2 बन गया। चलिए फिर आपका यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा CH और यहाँ CH2, और ऐसे बहुत सारे अणु आपके आपस में आकर दोस्तों जुड़ जाएंगे और इसी को आप क्या बोलते हो, पॉली आइसोप्रीन। और ये बना हुआ पॉली आइसोप्रीन क्या होता है दोस्तों, बना हुआ जो पॉली आइसोप्रीन है यही आपका एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। यानी ये क्या है आपका नेचुरल रबड़ होता है। चलिए अब देखना, ये जो नेचुरल रबड़ है ये आपको प्राप्त होते हैं 1,4 इसके एडिशन से, यानी 1 नंबर वाला और 4 नंबर वाला कार्बन इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो देखना अब देखो इधर अपने पास में क्या होगा, जो ये आपको दिख रहा है प्राकृतिक बहुलक, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक आपका सिस होता है और एक आपका क्या होता है ट्रांस होता है। समझ गए। सिस फॉर्म जो इसका होता है वो उसका पॉलीआइसोप्रीन होता है, और जो ट्रांस होता है दोस्तों वो एक प्रकार का होता है गट्टा पार्चा। देखना
कैसे, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है और इसी में मैं आपको सिस दिखाऊंगा बना के और इसी का आपको क्या दिखाऊंगा, मैं ट्रांस दिखाऊंगा। चलिए देखना दोस्तों, सिस और ट्रांस की बात करेंगे अपन। देखिए सिस, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक आपका होगा सिस और एक आपका क्या होगा दोस्तों, ट्रांस। अब जानते हो आप सिस और ट्रांस क्या होते हैं। यदि समान समूह है आपके एक ही ओर डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो वो क्या होगा दोस्तों, सिस होगा। और यदि समान समूह है एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वो क्या होंगे दोस्तों, आपके क्या बोलोगे इसको, ट्रांस बोलोगे। चलिए देखना, ये सिस और ये आपका ट्रांस, ये एक प्रकार के जो सिस ट्रांस होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दोस्तों, ज्यामितीय समावेवी होते हैं। और जहां भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्यामितीय समावेवी होते हैं, तो एक ही कार्बन पर दो समान समूह कभी भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। यदि वो होते हैं ऐसे, इसका मतलब वहां पर वो जीआई नहीं दर्शाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दर्शाएंगे, वो नहीं होंगे फिर। चलिए ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका सिस, इसका मतलब समान समूह मेरे को एक को रखने हैं। देखना दोस्तों, CH2 लिखा, आपका कार्बन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आपका देखो ये आएगा CH2। आई बात समझ में। चलिए इधर क्या लगा दिया मैंने, CH3, इधर क्या लगाया मैंने, H। अब ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, फिर देखो वापिस रिपीट होगी यूनिट। ये यहां पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां क्या होगा CH2, यहां क्या होगा CH3, यहां क्या होगा आपका H। तो आपने क्या नोटिस किया, देखो ये CH2 समूह है, इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष देखोगे तो एक ही ओर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, समपक्ष पोली आइसोप्रीन। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए इसी का मेरे को क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना, ये CH2 समूह है, एक दूसरे के क्या कर दो दोस्तों, विपरीत कर दो और इसका क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। चलिए देखना, इसी का बना रहा हूं मैं ट्रांस। क्या करना पड़ेगा, ट्रांस बनाओगे तो यहां पर आपका CH2 यानी कि CH2 को आपको क्या करना है, एक दूसरे के एंटी रखना है, ऐसे रख दिया। चलिए यहां पर आपने क्या लगाया, CH3, यहां पर आपने क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां आपका क्या आएगा, CH2 आएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए फिर यहां क्या लगाओगे आप, हाइड्रोजन लगा दोगे, यहां क्या लगा दोगे आप, CH3 लगा दोगे। ये जो दोस्तों बनता है इसका ट्रांसफॉर्म, ये होता है गट्टा पार्चा, इसी को बोला जाता है गट्टा पार्चा, गट्टा पार्चा। और ये होता है पूर्ण विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म, और ये होता है आपका पूर्ण समपक्ष पोली आइसोप्रीन फॉर्म। तो दोस्तों ये बात थी प्राकृतिक रबड़ के संगठन की और उसकी स्ट्रक्चर्स की। चलिए दोस्तों अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रबड़ का वल्कनीकरण। देखना दोस्तों, वल्कनीकरण का मतलब यह होता है कि रबड़ के जो भौतिक गुण होते हैं उनको सुधारने के लिए रबड़ का वल्कनीकरण करवाया जाता है। रबड़ के जितने भी भौतिक गुण होते हैं उनको सुधारने के लिए रबड़ का क्या किया जाता है दोस्तों, वल्कनीकरण करवाया जाता है। चलिए तो यहां पर अपना टॉपिक है रबड़ का वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। चलिए दोस्तों रबड़ का अपने को करवाना है वल्कनीकरण, तो रबड़ का वल्कनीकरण क्यों करवाते हैं, एक तो ये चीज है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें तो
कि रबड़ के जो भौतिक गुण होते हैं उनको सुधारने के लिए रबड़ में क्या किया जाता है, उनमें कुछ क्रॉस बंधों का प्रवेश करवाया जाता है और उसे आप क्या बोलते हो, रबड़ का वल्कनीकरण कहते हो। चलिए दोस्तों, देखना है कि वैज्ञानिक था चार्ल्स गुडियर। इसने सबसे पहले रबड़ का दोस्तों वल्कनीकरण किया था, यानी कि चार्ल्स गुड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रबड़ का है वो क्या किया था, वल्कनीकरण किया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस हैनकॉक। इस थॉमस हैनकॉक ने इस रबड़ को क्या किया, इसके वल्कनीकरण को पेटेंट करवाया। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों, अब देखना जो आपका होता है रबड़, कौन सा रबड़, जहां अपन ने बात की थी पॉलीआइसोप्रीन, उसमें क्या करेंगे अपन, सल्फर का प्रवेश करवा देंगे, सल्फर एटम का करवा देंगे या एसिड, इनमें क्रॉस बॉन्ड करवाएंगे अपन, क्रॉस बंद करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, चलो पॉलीआइसोप्रीन आपका पता है ये होता है चलिए 1 2 3 4 ज्यादा हो गए, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा यहां CH2। आई बात समझ में, ये बन गया आपका। अब देखना दोस्तों क्या करोगे, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर्स, CH2 C, यहां CH3, डबल बॉन्ड CH CH2, समझ गए। इधर भी क्या होगा, नीचे CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। अपने को इसमें प्रवेश करवाना है सल्फर, क्योंकि वल्कनीकरण कर रहे हैं अपन। क्या होगा, वल्कनीकरण करवाओगे, अब देखो यहां मान लो कोई सल्फर एटम आएगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, समझ गए। चलिए फिर इधर भी ऐसी प्रोसेस होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो देखो कर दिया मैंने, यहां पर क्या आ जाएगा आपका सल्फर एटम आ जाएगा, इधर भी बॉन्ड टूटा और इधर भी क्या आ जाएगा आपका सल्फर आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार ये जुड़ते चले जाते हैं और इसी क्रिया को आप दोस्तों बोलोगे रबड़ का वल्कनीकरण। आई बात समझ में। तो ये दोस्तों अपन ने बात की प्राकृतिक बहुलक आपके कौन कौन से होते हैं और रबड़ का वल्कनीकरण कैसे करवाया जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए